बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले में क्या होने जा रहा है। ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी जाएंगी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फैसला आया था, दी नहीं गई थी। कितनी छीनी जाएंगी? क्या 39 जो नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ जजेस ने मानी थी, बाकी ने कंप्लीट जस्टिस किया था, तो 39 की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी? या अब जमाल खान मंदोखिल साहब ने एक नई बात की है, तो उस नई बात के तहत 39 के बजाय ये सिर्फ और सिर्फ 13 का नंबर होगा, और उस 13 के नंबर की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। ये दो सवालात हो रहे हैं। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम नशिस्तों की बुनियाद पर कंप्लीट जस्टिस के तहत सीटें मिलें, क्या ऐसा होगा? तो ऐसा नहीं होने जा रहा, ये तो साफ तौर पे नजर आ रहा है। दूसरी बात ये हो रही है, और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं मुमकिन है फैसला आ चुका हो। दूसरी बात ये हो रही है कि क्या 39 नशिस्तों की बुनियाद पर जो पहले दिया गया था फैसला, ऐसा होने जा रहा है? तो नहीं। मंदोखिल साहब ने, जस्टिस जमाल खान मंदोखिल साहब ने, जो आज वकीलों से बाकायदा तौर पर हामिद खान साहब से स्पेशली लड़ते हुए भी नजर आए कि ठीक है, प्रेसिडेंट्स जो है वो चेंज कर देंगे, उनसे कहा गया जजमेंट देनी होगी आपको, और प्रेसिडेंट्स को छोड़ दें, आप ये कैसे बात कर रहे हैं, हैव अ सीट, छोड़ दें। वो जिस तरह से बात कर रहे थे, नजर आ रहा था कि बहुत सख्त गुस्से में है, और मैं अपनी माँ की फातिहा छोड़कर आया हूं। तो हुजूर वाला, ये आपका काम है, इसका आप यहां एहसान तो नहीं जता सकते कि आप अपनी वालदा की फातिहा छोड़कर आए हैं। ये तो एहसान नहीं जताया जा सकता। तो ये तमाम बातें की गई। जैसे एक जज साहब के बारे में बात हो रही थी कि वो मुहर्रम में भी काम कर रहे हैं, वो मुहर्रम में आमतौर पे काम नहीं करते, देखिए वो मुहर्रम में भी काम कर रहे हैं। तो आपका काम है, आपके काम के आपको पैसे मिलते हैं, इस पे एहसान क्या जताना? और जाहिर है कि वालदैन जो हैं वो सभी के, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, तो सभी के वालदैन जो है वो इस दुनिया से रुखसत होते हैं। तो आज आपके घर में एक वफात हुई है, आपसे इजहार ताज़ियत अदालत में ही सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से किया गया, और सबने किया। अल्लाह ताला आपकी वालदा को गरीक़े रहमत फरमाए, आमीन। लेकिन क्या इसको एहसान बनाकर जताएंगे? बहुत गलत बात थी जो मंदोखिल साहब ने की। फिर उसके बाद जिस तरह से बाकायदा तौर पर जजेस ने, हाशिम खान काकड़ साहब ने, मंदोखिल साहब ने हामिद खान साहब से बात की, बाकायदा बदतमीजी की, और हाशिम काकड़ साहब ने तो ये भी कहा कि लानत भेज दो ऐसी नौकरी पे। तो लानत भेजने का मतलब तो ये होता है कि फिर आप इस्तीफा देंगे और सुप्रीम कोर्ट छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन नहीं, ये कोई 2 मिलियन से ऊपर की मुराद वाली नौकरी है, तो ये तो नहीं होता। लोग अब ये बातें कर रहे हैं। तो बहरहाल खबर ये आ रही है, और ये जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदा बनने वाले रिपोर्टर्स हैं, उनकी जानिब से आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक भी मखसूस नशिस्त नहीं मिलेगी। ये बात मैंने खदशे के तौर पर अब से कुछ दिन पहले आपके सामने रखी थी कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ नहीं मिलेगा। यानी पहले भी मिला तो दिया नहीं गया, सिस्टम ने नहीं दिया, और ये दोबारा जो डिजिटल नाई या डिजिटल मालिशिए या डिजिटल आप ये समझिए कि दस्तकारी के माहिर हैं, दस्तकारी के माहिर। मैंने आपको बताया था कि मेरी राम का पहला लेटर, अंग्रेजी का तीसरा लेटर, अगर आप उसे उठाएंगे तो एक चीज बनती है, लेकिन उसके बजाय रख लीजिए दस्तकारी के माहिर। जो डिजिटल दस्तकारी के माहिर है, उन्होंने पहले भी कहा था भले कर ले फैसला सुप्रीम कोर्ट, अमल ही नहीं होगा। तो ये उन्होंने बड़े मजे से बता दिया कि दिया था ना अदालत ने फैसला, 2 सूबों में इलेक्शन का, पूरे मुल्क में इलेक्शन का, हो गया था अमल, नहीं होगा अमल। तो वो जो डिजिटल नाई वगैरह हैं वो ये बातें कर रहे हैं, और दस्तकारी के माहिर अब ये ऐसे ही चलाने का इन लोगों का इरादा है। तो इससे आगे की बात करते हैं। ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट में आज लाइव समाअत में आपको नजर आ रहा था कि बेबस थे, दलील नहीं थी, सवाल नहीं था, फंसे हुए थे, लेकिन फिर भी वो ये कह रहे थे कि अभी क्या करना है हम बताएंगे। यानी अगर आप देखिए अमीनुद्दीन खान साहब को, तो अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो खवातीन के हवाले से मखसूस नशिस्तों की बात ऐसे कर रहे थे कि जैसे खवातीन सिर्फ पीटीआई में पहले फैसला देने वालों ने ही समझा, और खवातीन जो है उनको नशिस्तें दी। कहने लगे खवातीन तो नून लीग में भी, पीपल्स पार्टी में भी है, तो जिनकी नहीं बनती उनको भी दे दें। मतलब खवातीन तो फिर मतलब किस तरह की बातें कर रहे थे, जैसा हैरान कुन है। अब बहरहाल ये फैसला जो है, जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो ये फैसला आ गया है 6:49 पर, और फैसला क्या आया है ये भी इस वक्त मैं आपके सामने
رکھ دیتا ہوں. تحریک انصاف کو کوئی مخصوص نشست نہیں ملے گی. 7 ججز نے فیصلہ سنا دیا. تحریک انصاف کو کوئی مخصوص نشست نہیں ملے گی. 7 ججز نے یہ فیصلہ سنایا ہے. 8 ججز کا پرانا فیصلہ 7 ججز نے اس طرح سے کالعدم قرار دیا ہے. 13 ججز تھے. ہاشم خان کاکڑ صاحب آج نکل گئے. عقیل عباسی صاحب اور ان کے ساتھ عائشہ ملک صاحبہ یہ پہلے الگ کر دیے گئے تھے, پھر بھی بینچ میں شامل رکھے گئے تھے, اور اب یہ فیصلہ آ گیا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ جو درخواست تھی یہ آئینی بینچ نے 7 کی اکثریت سے منظور کر لی. نظر ثانی, حامد خان صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ نظر ثانی ہے, تو نظر ثانی وہ کرے گا جس نے نظر اول کی ہوگی. تو اس میں تو وہ ججز ہی نہیں تھے. 26 پہ آئینی ترمیم کر کے اڑا دیا گیا سب کچھ. تو یہ بات وہ کر رہے تھے, لیکن حامد خان صاحب کو ڈانٹا گیا باقاعدہ طور پر, بدتمیزی کے انداز میں ہم نے یہ دیکھا, اور پاکستان تحریک انصاف سے تمام کی تمام سیٹیں جو ہیں وہ چھین لی گئی ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا اس سے آگے کیا ہوگا اس کی بات کرتے ہیں. دیکھیے اب ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا نمبر یہاں بہت کم ہو گیا قومی اسمبلی میں, باقیوں کا نمبر بہت بڑھ گیا. ایک تو جو باقی ہیں ان کے پاس اب 27ویں ترمیم کے لیے وہ سب کرنے کی جو 26ویں ترمیم کے لیے کیا گیا تھا. اختر مینگل صاحب آئے تھے کہ میرے بندے اغوا کر کے لائے گئے, اور پھر اس کے بعد جو قرآن پہ حلف دینے والے آپ نے دیکھا تھا وہ کھچی صاحب, پھر اس کے بعد اپنے بھائی کی سیٹ پر, شہید بھائی کی سیٹ پر آنے والا بندہ, وہ تمام لوگ جو تھے وہ حکومت کو ووٹ دے کر بیٹھ گئے تھے. تو یہ بھی ہوا, بندے بھی غائب ہوئے, سب کچھ ہوا. اب اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی 27ویں آئینی ترمیم کے لیے. تو ایک حکومت کو یہ نمبر مل گیا, 27ویں کریں, 28ویں کریں, 29ویں کریں. فیصل باوڑا نے جو کہا تھا جتنی مرضی چاہیں, جو چاہیں کریں گے تو وہ ہوگا. کس لیے کریں گے؟ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ ججز کو اب یہاں سے مزید ترامیم کر کے روکا جائے گا, تو یہ کام بھی ہوگا. جو آئینی بینچ والا کام ہوا تھا اس سے آگے بڑھ کر کام ہو سکتا ہے, یا تو ایسی چلے گا یا آئینی عدالت بھی بنا لی جائے گی, تو یہ بھی چلے گا. پھر اس کے بعد اب پابندی وغیرہ لگانا کسی جماعت پر, کسی بندے پر, بہت زیادہ طاقت آ گئی ہے, تو یہ بھی کر کے دکھایا جائے گا. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے جو یہاں سے ہوگا اس میں کسی ایک آدھ عہدے پر موجود کسی شخصیت کو مزید کوئی, جیسے ابھی امین الدین صاحب کی بعض لوگوں نے بات کی کہ ججز کے حوالے سے بھی کچھ فیصلے ہو سکتے ہیں, تو مزید کچھ طاقت دینا, یہ میں بین السطور کچھ باتیں کر گیا ہوں, یہ بھی ہوگا. اور اس سے آگے ہمارے سامنے مزید کیا ہوگا. یہ صرف قومی اسمبلی کا معاملہ نہیں ہے, مخصوص نشستوں کا یہ معاملہ باقی اسمبلیوں تک جائے گا. جب باقی اسمبلیوں تک جائے گا تو خیبر پختونخوا میں جائے گا. خیبر پختونخوا میں جو اپوزیشن کا نمبر ہے وہ نمبر ان مخصوص نشستوں کے ملنے کے بعد 30 مخصوص نشستیں, یہ بڑھ جائے گا ٹھیک ٹھاک, اور اپوزیشن آ جائے گی کچھ غالباً 55-57 کے آس پاس. جب اپوزیشن یہاں آ جائے گی تو خیبر پختونخوا میں انڈیپینڈنٹ اور پی ٹی آئی والے ملا کر سب یہ تعداد بنتی ہے کچھ 92-93. یہ نمبر جو ہے ان میں سے کچھ لوگوں کو توڑا بھی جا سکتا ہے, اور کچھ لوگ 9 مئی کے مقدمات میں نااہل ہوں گے. جب نااہل ہوں گے تو پھر پاکستان تحریک انصاف سے خیبر پختونخوا کی حکومت چھینی جا سکتی ہے. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہوا کیا تھا ہمارے سامنے. خیبر پختونخوا سے پہلے میں بھول رہا ہوں, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان, یہ خیالات کی رو میں بہتے ہوئے کچھ چیزیں نکل گئی تھی ذہن سے. ہاں, تو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان یہاں کی حکومتیں چھینی گئی تھی. اب کچھ اسی طرح سے یہ ممکن ہے, لازمی نہیں ہے لیکن بہت حد تک ممکن ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت چھینی جائے. تو خیبر پختونخوا میں جو نمبر ہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا اور نون لیگ کا یہ تقریباً برابر ہے, باقی جماعتیں ملیں گی, اور پھر اس کے بعد نئی سیٹیں جب ملیں گی, ضمنی انتخابات ہوں گے نااہلیوں کے بعد, تو پھر کس کو اوپر لانا ہے اور وہاں حکومت دینی ہے یہ فیصلہ ہوگا. تو خیبر پختونخوا کی ایک تگڑی جماعت جو مرکز میں نہیں ہے وہ اوپر آ سکتی ہے. خیبر پختونخوا کی ایک تگڑی جماعت جو مرکز میں نہیں ہے وہ اوپر آ سکتی ہے, تو وہاں بھی منظرنامہ بدلا جا سکتا ہے. ایک پاسبلٹی. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں منظرنامہ نہ بدلا جائے. ابھی جو چیزیں ہوئی ہیں اور آنے والے دنوں میں جو چیزیں ہوں گی ان کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ خیبر پختونخوا میں اچھے بچے آپ کو نظر آئیں اور وہ اچھے بچے کنٹینیو کریں اور حکومت چلے, تو بہت سی چیزیں خیبر پختونخوا میں بالکل مختلف ہوں گی. اگر خیبر پختونخوا میں حکومت بدل گئی تو کیا ہوگا. اس وقت پی ٹی آئی کا
पंजाब में बंदा प्रॉब्लम महसूस करे तो खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में बंदा प्रॉब्लम महसूस करे तो खैबर पख्तूनख्वा, सालार काकड़ कोयटा जाने से पहले खैबर पख्तूनख्वा, फिर उसके बाद लोगों को जमानत चाहिए तो खैबर पख्तूनख्वा, फिर केपी हाउस या खैबर पख्तूनख्वा, ये दोनों चीजें छिन जाएंगी। इस्लामाबाद में केपी हाउस छिन जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत छिन जाएगी। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल होगी। ये दो पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी है, तो ये चली जाएगी। अब आप सोचिए कि इससे आगे क्या होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बुरे दिन है। अगेन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिस्टम वहीं लेकर जा रहा है कि फैसले सड़कों पर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले फैसले सड़कों पर करने के लिए भी तैयार नजर नहीं आ रहे। उसके लिए जो कुछ करना पड़ता है वो करते हुए हमने उन्हें देखा नहीं है। तो ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं है। ये फैसला आ गया, यहां से आगे देयर इज गोइंग टू बी बैड न्यूज फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इससे आगे बढ़कर। और उसमें जाहिर है कि सिस्टम अच्छी खासी ठुकाई करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। फिर ये जैसे हमारे सामने शेप अप होंगी चीजें, फैसला आ गया है, फैसले की रीजनिंग, मुख्तलिफ चीजें, इन पर बात होगी, उस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन बहरहाल ये काम तो हो गया। अब इसके साथ मैं आपको एक और चीज बताऊं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं पंजाब असेंबली की वीडियो है। पंजाब असेंबली में मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ उनके खिताब के दौरान ठीक ठाक मुजाहिरा हुआ। इतना खौफनाक मुजाहिरा कि मरियम के पापा, मरियम का खानदान, सारा टब्बर, वो जो नारे लगते हैं चोर है, वो वाले नारे लग रहे थे। उनके दरमियान में नून लीग वाले उठ के आ गए कि आप कैसे कर सकते हैं, पीटीआई वाले उठ के चले गए, इनकी भी अच्छी खासी तादाद है। तो वहां लड़ाई हुई, मुक्के चले, हाथापाई हुई, गिरबान पकड़ लिए गए। बड़ी मुश्किल से बीच बचाव कराने की कुछ लोगों ने कोशिश की, सिचुएशन बेहतर हुई। लेकिन वो जो वजीर तालीम है राना सिकंदर हयात साहब गालिबन, उन्हें हम देखते हैं बड़े मजबूत जुस्से के मालिक, अल्लाह ताला और मजबूत करे। तो वो जिस तरह से हाथ डाल के पकड़ रहे थे, पीटीआई वाले उनका जवाब दे रहे थे, ये सब कुछ हो रहा था। तो ऐवान में मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ एहतजाज भी नहीं, नारे भी नहीं। ये भी एक अदद हमने चीज देखी थी पहले भी कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को मरियम नवाज शरीफ साहिबा की इस हुकूमत ने उनकी जो मुराद हैं, जो आइन में तयशुदा चीजें हैं, उनसे भी महरूम किया था। और अपोजिशन पे दरवाजे वगैरह बंद कर दो, ये काम किए थे। मैंने कहा था ये जमहूरी नहीं है, तो वो काम हुआ था। तो वो आज हमें फिर पंजाब असेंबली में सूरत हाल नजर आई। एक चीज और, मैंने आपको सुबह की वीडियो में बगैर नाम लिए एक बात बताई थी। आखिरी चीज जाते जाते बता रहा हूं कि ताकतवर नाना और ताकतवर मां के बेटे का रिश्ता फिर टूट गया है। इस मामले में क्या हुआ, कुछ अंदर की चीजें आ रही हैं, वो मैं आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। जरूर देखिएगा। ये बहरहाल फिर भी मुझे आपको दुआ करनी चाहिए कि घर बसाने का हुक्म, शादी का हुक्म, निकाह का हुक्म, हुक्म रब्बानी है, सुन्नत नबवी है। तो इस पर अमल हो और घर बसे, चीजें बेहतर रहें। आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।